नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमबी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनो। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना संक्रमण काबू में आने के बाद अब शिवराज सरकार कामकाज को पटरी पर लाकर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कमर कस चुकी है। भोपाल से बाहर सीहोर में कैबिनेट की अनौपचारिक हो रही बैठक, तो वहीं 11 बजे से शुरू हुई बैठक शाम 6 बजे तक चलेगी। कैबिनेट की मैराथन बैठक में शिवराज सिंह चौहान मंत्रियों के साथ कामकाज को लेकर मंथन कर रहे हैं। तो वहीं भोपाल के बाहर इस साल मंत्रिमंडल की यह दूसरी बार अनौपचारिक बैठक हो रही है। बैठक में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, कोरोना की तीसरी लहर से निपटने और विभागों की गतिविधियों को बढ़ावा देने के मुद्दे पर विचार विमर्श हो रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री कुछ मंत्रियों से 1-to-1 बात भी कर सकते हैं। तो मंत्रियों से चर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की, जिसमें योजनाओं से लेकर कोरोना और वैक्सीनेशन को लेकर मंत्र दिया गया। सीएम ने कहा कि तीसरी लहर को लेकर हमें अलर्ट रहना है। साथ ही कोरोना में हुए नुकसान को लेकर भी सीएम ने राजस्व बढ़ाने को लेकर बात की। इसके अलावा आत्मनिर्भर एमपी सरकारी योजनाओं को लेकर भी मंत्रियों से चर्चा की। इस बार सारी व्यवस्थाएं हमको बनाने की पूरी तैयारी रखनी है, वो हमारी जवाबदारी है। उस पर हम लोग चर्चा और विचार करेंगे। तीसरे, चूंकि धन का इंतजाम, रेवेन्यू का इंतजाम कैसे किया जाए, क्योंकि हम अगर ये कह के चुप बैठ जाए कि नहीं पैसा नहीं है तो काम नहीं चलेगा, नहीं है तो व्यवस्था कैसे हो सकती है, अतिरिक्त संसाधन कैसे जुटाए जा सकते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का अपना रोड मैप तैयार है, वो अपना रोड मैप है जिसका हमको काम करना है। आपके विभाग का सबका अलग अलग बना हुआ है। उस रोड मैप पे चलते हुए हम लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेंगे, धन की व्यवस्था करते हुए, तो वो विभागीय समीक्षाएं और जो दिक्कतें उनको दूर करते हुए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। इससे शिक्षा, उससे हमें जरूर सोचना चाहिए। मुझे इस समय लगता है बच्चे कई दिनों से स्कूल नहीं गए, कॉलेज भी खुले नहीं, तो ऐसे में क्या करें। शिक्षा समूह हमारा, हमारे मंत्री साथियों का बना हुआ है, वो जरूर अपनी बात करेगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए क्या शिक्षा देने का क्रम जारी रह सकता है और क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि बच्चे भी अब कुंठित भी, परेशान भी हो रहे हैं। तो हमको उस पर भी निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। हमारी जो शासकीय संपत्ति है उसका सुप्रबंध हो, उसका ठीक उपयोग हो, ऐसे अनेकों विषय है जिस पर हमको विचार करने की जरूरत है। गरीब, किसान, माताएं बहनें और बच्चे, उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं हमने बनाई है। उन पर, किसानों पे भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। अनेकों चीजें हमने की है और क्या सोचा जा सकता है, गरीबों के लिए क्या सोचा जा सकता है, माताओं बहनों के लिए, बच्चों के लिए क्या सोचा जा सकता है। अगर वैक्सीनेशन को जन अभियान कैसे बनाए, साधारण तरीके से नहीं, जुलाई से पर्याप्त डोजेज प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। हमको कोविड के संक्रमण को रोकने में एक मॉडल के रूप में सामने आ गया। वैक्सीनेशन में भी हम मॉडल कैसे बन जाए, इसके बारे में हमको चर्चा करनी है। तो सुना आपने, कई सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री चर्चा कर रहे हैं लगातार, और ये पहली बार है जब शाम 6 बजे तक इतनी लंबी बैठक सीहोर में, यानी कि भोपाल से बाहर हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शरद लाइव जुड़ गए हैं। शरद, आप सीहोर में कैबिनेट आज हो रही है, कैबिनेट की बैठक हो रही है और शाम 6 बजे तक ये बैठक होने वाली है। ये दूसरी बार है इस साल जब ये बैठक अनौपचारिक तौर पर भोपाल से बाहर हो रही है। क्या कुछ खास इस बैठक के दौरान? शरद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सीहोर में चल रही कैबिनेट की बैठक के दौरान क्या कुछ खास? बिल्कुल, देखिए, ये अनौपचारिक कैबिनेट की बैठक है जो इस वक्त भी चल रही है। हालांकि मीडिया को दूर रखा गया है। हम इस वक्त होटल ग्रेसिस के ठीक बाहर ही मौजूद हैं, जहां पर ये कैबिनेट की जो अनौपचारिक बैठक है वो इस वक्त में चल रही है। जो बैठक के अंदर बातचीत हो रही है, जो बिंदु हैं, उसके तहत मैं आपको बता दूं कि अलग अलग जो विभागों के प्रेजेंटेशन है वो हो रहे हैं।
अब से कुछ ही देर पहले जो स्वास्थ्य विभाग का एक प्रेजेंटेशन हुआ, जिसमें जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर प्रभुराम चौधरी वो और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन है वो दिए, अपने विभाग के बारे में जानकारी दी। अब जो जानकारी है उसके मुताबिक रोजगार से संबंधित जो बातचीत है वो एजेंडा अभी अंदर जो प्रेजेंटेशन है या चर्चा है वो चल रही है, और इसी तरीके से जो सिलसिला है वो अलग अलग विभागों के प्रेजेंटेशन का और कार्य योजना का अंदर रहेगा। शाम को 6 से 6:30 बजे तक का जो वक्त है उसके तहत जहां तक बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान की है, जब ये कैबिनेट शुरू हो रही थी उससे पहले ही उन्होंने बयान दिया और ये कहा कि दरअसल ये आज जो अनौपचारिक बैठक यहाँ की जा रही है उसके पीछे का मकसद ये है कि जो खुली जो आत्मचिंतन है दरअसल वो करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और चिंतन ऐसा है जो दीवारों से बाहर जाकर एक बात कह सकते हैं कि वो करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा किया गया है मंत्रियों को। क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, कोरोना के बाद की जो परिस्थितियां हैं उसमें कैसे क्या कुछ किया जा सकता है, एक तो ये, और सबसे बड़ी बात जिसका उल्लेख खुद मुख्यमंत्री ने भी किया कि जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, जो राजस्व है वो घटा है पिछले 2 महीने में जब से कोरोना का पीक रहा उस दौरान में, तो इन परिस्थितियों से कैसे निकलना है उस पर चर्चा करेंगे और उसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि रेवेन्यू एक बहुत बड़ी बात है वो है, और जो जिन कामों पर या जिन बातों पर प्रभाव पड़ा है, मसलन उन्होंने बच्चों के एजुकेशन के बारे में बात की, उनकी परीक्षाओं को लेकर कहा कि उन पर असर पड़ा है, तो ये प्रक्रिया या ये जो सिस्टम है उसको कैसे दोबारा से लागू किया जा सकता है, क्या स्कूलों में ही बच्चे जाना शुरू करेंगे या कोई और तकनीकी तौर पर कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है जिससे कि उनकी एजुकेशन को कम से कम सुचारू तरीके से किया जा सके। तो ऐसे जो बिंदु हैं हर विभाग के, रेवेन्यू की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, रोजगार की बात करें, उन सब पर ये प्रेजेंटेशन हो रहे हैं और उनकी कार्य योजना को लेकर चर्चा आज यहाँ पर की जा रही है। जी बिल्कुल, और साथ ही आज जो चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन कुछ मंत्रियों के साथ 1-to-1 चर्चा करने की भी बात कही जा रही है। शरद, देखिए यहाँ जो मंत्री हैं वो सारे इकट्ठा हुए हैं, अनौपचारिक कैबिनेट की बैठक बताई गई है। तो कैबिनेट के तौर पर तो यही होता है कि सारे मंत्री बैठते हैं और उनके, हालांकि जब कैबिनेट औपचारिक होती है तो उसके एजेंडे तय रहते हैं, उन पर चर्चा होती है उन विषयों पर, लेकिन अनौपचारिक कैबिनेट की बैठक है, लिहाजा सभी यहाँ पर आए हुए हैं। वो अपने अपने विभागों के जो प्रेजेंटेशन है जब उनकी बारी आती है तब वो अपनी बात को रखते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शरद तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो शाम 6 बजे तक ये बैठक चलने वाली है। साल में दूसरी बार है जब अनौपचारिक बैठक सीहोर में आज चल रही है। तो आज मंत्रियों के साथ चर्चा हो रही है, मंत्रियों को मंत्र दिया जा रहा है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विचार विमर्श हो रहा है, चाहे वो राजस्व बढ़ाने की बात हो, चाहे तीसरी लहर से निपटने की बात हो, वैक्सीनेशन को लेकर अभियान चलाना हो, आत्मनिर्भर एमपी और शिक्षा पर भी जोर, क्योंकि शिक्षा का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसको और आगे ले जाने के लिए, ताकि बच्चे आसानी से पढ़ाई कर सके, इसको लेकर मंथन चल रहा है। और भोपाल से बड़ी खबर, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान, कोरोना से जंग जीत रहा है एमपी। 242 नए केस सामने आए हैं, रिकवरी रेट 98% हो गई है। दतिया समेत कई जिलों में कोई केस नहीं। दिग्विजय सिंह के बयान पर कहा कि वैक्सीन पर भ्रम फैला रही कांग्रेस, सिमी आतंकियों को वैक्सीन लगवाने की कोशिश। दिग्विजय सिंह हिंदुओं को कश्मीर में बसने से पहले डरा रहे हैं। हम उन लोगों के विरोधी हैं जो भारत में रहकर भारत विरोधी हैं। 170 का विरोध उनके परिवार के अंदर है, वो अलग बात है, पर मैं उसको अलग दृष्टि से देखता हूं। दरअसल 370 हटने के बाद से कश्मीरी पंडित जो हिंदू लोग हैं वो उन्होंने वहां पर अपने आप को स्थापित करने का सोचा। देश के व्यापार से कश्मीर जुड़ रहा था तेजी के साथ में। वही भ्रम दिग्विजय सिंह को हो गया कि ये चले न जाएं, कहीं हिंदू वहां पर बस न जाएं, और उन्होंने उनके मन में एक भय पैदा कर दिया कि जब कांग्रेस आएगी तो 90 जैसा कत्लेआम होगा। और ग्वालियर से बड़ी खबर है, जहां पर एमपी में कोरोना की नकली टैबलेट की सप्लाई की आशंका है। जहां ओडिशा में पकड़ी गई नकली फेवीमैक्स 400 की बड़ी खेप, ओडिशा की एजेंसी ने ग्वालियर में भी सप्लाई की थी टैबलेट। महादेव मेडिकल एंड सर्जिकल को थी सप्लाई। 40,000 टैबलेट स्ट्रिप की थी सप्लाई। ग्वालियर से अन्य जिलों में भी भेजी गई है टैबलेट।
ओडिशा ड्रग डिपार्टमेंट ने ग्वालियर प्रशासन को खबर दी। महादेव मेडिकल से 250 टैबलेट की स्ट्रिप बरामद की गई है। संदिग्ध 300 टैबलेट के सैंपल लिए गए हैं। जांच के लिए टैबलेट के सैंपल भोपाल भेजे जाएंगे। आसपास के जिलों में भी टैबलेट लेने वालों की खोज शुरू। हिमाचल की कंपनी ने तैयार की है फेवीमैक्स टैबलेट। फेवीमैक्स की 10 टैबलेट की स्ट्रिप की कीमत 1299 रुपए है। ओडिशा में मिली फेवीमैक्स टैबलेट नकली थी। फेवीमैक्स की 10 टैबलेट की स्ट्रिप की कीमत 1299 रुपए है। और एक और बड़ी खबर का जिक्र ग्वालियर से, जहां नौकरी से निकला तो मचाया बवाल। निजी कंपनी के दफ्तर में जमकर हंगामा किया, दफ्तर में घुसकर मारपीट की, दफ्तर के बाहर फायरिंग की गई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। मुरार के एमएच चौराहे पर यह घटना हुई है, जहां दफ्तर से नकदी और सामान ले जाने का आरोप लगा। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। मुरार पुलिस ने जांच में जुट गई है। ग्वालियर से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां नौकरी से निकाला गया तो बवाल मचा दिया। निजी कंपनी के दफ्तर में जमकर हंगामा हुआ है, दफ्तर में घुसकर मारपीट की गई, दफ्तर के बाहर फायरिंग, गाड़ियों में तोड़फोड़। मुरार के एमएच चौराहे पर यह घटना हुई है। और आप देखिए, जो सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हुई हैं, वो सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। जो वीडियो सामने आया है, दफ्तर के बाहर भी फायरिंग की गई है, दफ्तर के अंदर भी तोड़फोड़ की गई है। काफी हंगामा यहां पर मचाया गया। मुरार के एमएच चौराहे पर घटना हुई है। दफ्तर से नकदी और सामान ले जाने का इस पर आरोप था। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई है। मुरार पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। एक और बड़ी खबर है इंदौर से, जहां राशन दुकान पर जमकर मारपीट की गई। दुकानदार और पड़ोसी के बीच मारपीट हुई। भीड़ लगाने की बात पर विवाद हुआ था। दोनों ही पक्ष कनाडिया थाने पहुंचे। कनाडिया पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो इंदौर से बड़ी खबर है, जहां पर भीड़ लगाने को लेकर दुकानदार और पड़ोसी के बीच में बहस हो गई। बहस इतनी जबरदस्त हुई कि मारपीट पर उतर गए दोनों। एक दूसरे को लात घूंसों से खूब पीटा। आसपास के लोग उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश करते रहे। कनाडिया थाने पहुंचे दोनों ही पक्ष, और दोनों ही पक्ष थाने पहुंचकर वहां पर शिकायत दर्ज कराई गई है। कनाडिया पुलिस मामले में जांच करने में जुट गई है। तो देखिए, राशन दुकान पर जमकर मारपीट, दुकानदार और पड़ोसी के बीच मारपीट का ये मामला सामने आया है, जहां पर भीड़ लगाने की बात पर विवाद हुआ। और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों एक दूसरे पर लात घूंसों से एक दूसरे को पीटने में शुरू हो गए, पीटने के लिए। अब कनाडिया पुलिस थाने पहुंचे, जहां पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब जैसा कि सोशल डिस्टेंस रखना है, भीड़ नहीं लगाना है। पड़ोसी से विवाद हुआ भीड़ नहीं लगाने को लेकर दुकानदार से, और इस पर बहस हो गई। दोनों ही पक्षों के बीच लात घूंसे चल गए। राजगढ़ के सुठालिया बस स्टैंड इलाके में उस वक्त हंगामा मच गया जब कोविड जांच को लेकर पुलिसकर्मियों और एक शख्स के बीच जमकर हाथापाई हो गई। दरअसल यहां प्रशासन की ओर से रैंडम कोरोना जांच की जा रही थी। शख्स ने अपना टेस्ट करवाने से मना कर दिया। पुलिस के समझाने पर भी न मानने पर मामला गंभीर हो गया और हेड कांस्टेबल विनोद यादव ने पुलिस से अंदाज में हाथ उठा दिया। देखते ही देखते दोनों के बीच झड़प हो गई। बाद में पुलिसकर्मियों से पकड़कर थाने ले गए। ब्यावरा एसडीओपी किरण अहिरवार ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। तो आप ये देखिए, जो हेड कांस्टेबल के हाथ उठाने के चलते काफी हंगामा हुआ है। मारपीट का जो वीडियो है वो भी वायरल हुआ है। जमकर यहां पर मारपीट हुई है। राजगढ़ के सुठालिया बस स्टैंड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां कोविड जांच को लेकर पुलिसकर्मी और एक शख्स के बीच में हाथापाई हो गई थी। प्रशासन की ओर से रैंडम कोरोना जांच की जा रही थी। शख्स ने अपना टेस्ट करवाने से मना कर दिया। पुलिस ने समझाने पर भी ना मानने पर उस पर हाथ उठा दिया। हेड कांस्टेबल विनोद यादव ने पुलिसी अंदाज में हाथ उठा दिया और देखते ही देखते दोनों के बीच में झड़प हो गई। बाद में पुलिस कर्मियों से पकड़कर थाने ले गए हैं और इस पूरे मामले में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे पूरा देश इस विपत्ति में एकजुट होकर मुकाबला कर रहा है। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत है कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ मिलकर वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सके। नेटवर्क की टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते हैं, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। और इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। गुजरात में वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ा दी गई है। रूपानी सरकार की तरफ से पूरे प्रदेश में करीब 1200 वैक्सीनेशन सेंटर खोले गए हैं, ताकि वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं के जोश का फायदा उठाया जा सके और वैक्सीनेशन कार्यक्रम को मुकाम तक पहुंचाया जा सके। वैक्सीनेशन को लेकर युवाओं में जोश। टीका केंद्रों पर उमड़ रही युवाओं की भीड़। गुजरात में 1200 सेंटर पर टीकाकरण। वैक्सीन लगवाइए, सुरक्षित हो जाइए। जिस दौर में अफवाहें आग की तरह फैल रही हैं, वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाई गई है, उसी दौर में ऐसी तस्वीरें सुकून दे रही हैं। ये तस्वीरें अहमदाबाद के ग्रामीण इलाके के एक वैक्सीनेशन सेंटर की हैं, जहां युवाओं की भीड़ लगी है। अभी हम लोगों की शुरू हुई है 18 से 44 की, और ये प्रथम डोज है बोलुंद्रा की पीएचसी में, और बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे सोशल डिस्टेंस है, 2 मीटर के अंतर में सब लोग खड़े हुए हैं। और ये जो है प्रथम डोज वो सबके लिए नॉर्मल है, कोई घबराने की बात नहीं है। और युवा सब आए हुए, इसलिए कोई टीका लगवा रहा है तो कोई टीका लगवाने के लिए कतार में इंतजार कर रहा है। इतना ही नहीं, कई लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द उन्हें भी टीका लग सके। तो तमाम जिलाओं में आज से चालू है, 20-20 सेंटरों पर खुला है, तो वो रसी लेने के लिए तमाम लोग वहां पे जाएंगे, तो रसी लेंगे तो अच्छे रहेंगे और सुरक्षित भी रहेंगे। युवाओं के इस जोश को गुजरात सरकार भी भुनाने में जुटी है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य में कोरोना संक्रमण पर तेजी से लगाम लगाने के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। मसलन ये कि राज्य के सभी जिलों में 18 से 44 साल के लोगों को निःशुल्क वैक्सीन देने के लिए 1200 केंद्र शुरू किए गए हैं। યુવાનોમાં વેક્સિન લગાવવાનો ભારે ઉત્સાહ છે, એને ધ્યાનમાં રાખીને તમામ જિલ્લાઓમાં વેક્સિન લાગશે। लगभग 1200 केंद्रों ऊपर। कोरोना की दूसरी लहर ने साफ कर दिया है कि सुरक्षित वही रहेगा जो वैक्सीन लेगा, क्योंकि वैक्सीन ही संजीवनी है। इसलिए जैसे ही मौका मिले बेखौफ होकर वैक्सीन लगवाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। न डरिए न डराइए, सच जानिए और वही बताइए। प्लीज अफवाह मत फैलाइए। वैक्सीन ही संजीवनी है, इसे अपनाइए। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ, और काम है जागरूकता के जरिए कोरोना को मात देना। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। हो ये जो ढाल सी है तो कमाल सी है, संजीवनी आई यहाँ। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए टीका लगा। टीका लगा तो जरा टीका लगा, जब अपनी बारी आए। टीका लगा तो जरा टीका लगा, तो जरा टीका 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 लगाया क्या? नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जारी है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां पर है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भोपाल से बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान। दिग्विजय का जन्म ही घोटाले में हुआ है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि उनके पुत्र भी 370 नहीं ला सकेंगे। दिग्विजय सिंह की औरंगजेब बाबर से तुलना, राजीव गांधी न्यास का हिसाब क्यों नहीं मांगते। तो ये बड़ा बयान आया है, जहां पर दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया रामेश्वर शर्मा ने, और उनका कहना है कि बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बड़ा बयान, दिग्विजय का जन्म ही घोटाले में हुआ है, उनके पुरखे भी 370 नहीं ला सकेंगे। दिग्विजय सिंह की औरंगजेब बाबर से तुलना की, और साथ ही राजीव गांधी न्यास का हिसाब क्यों नहीं मांगते। दिग्विजय सिंह जी ने जब अयोध्या में राम जन्मभूमि पर ताले खुले तब खुशी जाहिर की क्या? दिग्विजय सिंह ने जब कार सेवकों ने 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा ध्वस्त किया तब दिग्विजय सिंह ने माला और फूल फेंके क्या? जब राम जन्मभूमि का भूमि पूजन का अवसर आया तो तब दिग्विजय सिंह ने नहीं कहा था तारीख गलत है। ये दिग्विजय सिंह, सपा, बसपा, आप और कांग्रेस, ये हिंदुओं के वेश में औरंगजेब और बाबर हैं। ये ध्यान रखिए, ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में हिंदू जब एक होगा तो ये जाति के नाम पर संघर्ष करेंगे। अगर हिसाब देना है तो देश की जनता को राजीव गांधी न्यास का हिसाब दो। वर्षों से जो एक ही आदमी चपाया बैठे हुए, और तुम्हारे बापों को मैं बता देना चाहता हूं कि ना तो तुम राम मंदिर का निर्माण रोक सकते, ना अब हिंदुओं की एकता रोक सकते, और ना तुम्हारे पुरखे अब कश्मीर में 370 वापस ला सकते। इसलिए हिंदू एक था, अब हिंदू एक है। बाबर को भी जवाब दिया था, औरंगजेब को भी जवाब दिया था, अकबर को भी जवाब दिया था, और अब उसकी औलादे जो नाजायज हैं, जो डलौजी तो चला गया पर उसकी नाजायज औलादे रह गई। फूट डालो और राज करो, हिंदुओं में फूट डालो और अपना राज बनाओ। ऐसे दिग्विजय सिंह और उनके जुटे चंगू मंगुओं को हम बता देना चाहते हैं कि ना अब हिंदुओं में फूट डलेगी, ना हिंदू अब जाति पर लड़ेगा, ना हिंदू अब भाषा पर लड़ेगा, ना हिंदू अब वर्ग पर लड़ेगा। हिंदू लड़ेगा तो हिंदुस्तान के लिए लड़ेगा। दिग्विजय सिंह का जन्म। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज जुड़ गए। मनोज, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा काफी तीखा प्रहार किए दिग्विजय सिंह पर, और इस दौरान देखा गया कि शब्दों की मर्यादा भी भूलते हुए नजर आए। रेनू, बिल्कुल इस तरीके की तीखी टिप्पणी करने के लिए रामेश्वर शर्मा जो है वो जाने जाते हैं, और बीजेपी की तरफ से लगातार उनकी तरफ से दिग्विजय सिंह को लेकर कल भी टिप्पणी की गई थी और आज भी उन्होंने टिप्पणी की है। आज जो है उन्होंने दिग्विजय सिंह को लेकर कहा कि हिंदुओं के भेष में औरंगजेब और बाबर हैं दिग्विजय सिंह। हालांकि उन्होंने साथ में ये भी कहा कि राजीव गांधी न्यास का हिसाब अभी तक कांग्रेस नहीं दे पाई, उसके हिसाब को लेकर उन्होंने दिग्विजय सिंह पे तंज भी कहा। साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह पे ये आरोप भी लगा दिया कि राम मंदिर के निर्माण के भूमि पूजन के दौरान भी उनकी तरफ से हिंदू विरोधी जो है वो टिप्पणी की गई थी। वो बयान भी सामने आया था, उसका जिक्र भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह चाह रहे हैं कि हिंदुओं में फूट डालो और राज करो। कांग्रेस की इस तरीके की नीति को उन्होंने बताया कि, और ये आरोप भी लगाया कि दिग्विजय सिंह कभी भी हिंदुओं के पक्ष में बयान नहीं देते, उनके विरोध में बयान देते हैं। हालांकि दूसरी तरफ यदि बात करें तो इस बयान के आने के बाद और नरोत्तम मिश्रा के बयान के आने के बाद, विश्वास सारंग के बयान के आने के बाद कांग्रेस जरूर अब दिग्विजय सिंह के साथ खड़ी नजर आ रही है। और जो पीसी शर्मा है पूर्व मंत्री, उन्होंने अब बयान दिया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह से जो है वो बीजेपी डरती है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने जब नर्मदा परिक्रमा की थी उसका व्यापक असर देखने को मिला था। और सरकार जो है इस समय जो मुद्दे हैं कोरोना को लेके और जो पेट्रोल डीजल के लेके जो मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, उसको कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की राजनीति। बिल्कुल जाहिर सी बात है। शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर का जिक्र करेंगे बुरहानपुर से, जहां पर नेहरू मॉन्टेसरी स्कूल में हुई प्रवेश परीक्षा। जी हां, छोटे बच्चों की प्रवेश परीक्षा हुई आयोजित। जिला प्रशासन की अनुमति के बिना आयोजन किया गया। कोरोना प्रोटोकॉल तोड़कर प्रवेश परीक्षा ली गई है। एडीएम ने शिक्षा अधिकारी को दिए जांच के आदेश, जहां एक तरफ कहा गया है कि स्कूल में एडमिशन तो शुरू होंगे लेकिन बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, दूसरी तरफ छोटे बच्चों की प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई है और इसको लेकर जांच की बात कही जा रही है।
खबर सीहोर से है। वैक्सीनेशन के लिए महाअभियान। एमपी में चलेगा महाअभियान, जहां 3 दिन वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया जाएगा। 1, 2 और 3 जुलाई को होगा वैक्सीनेशन महाअभियान। सीएम ने ट्राइबल क्षेत्र में वैक्सीनेशन के प्रति फैले भ्रम को दूर करने और जन जागरूकता की बात कही गई। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी पंचायत स्तर तक वैक्सीनेशन के लिए जुटे स्व सहायता समूह, कोरोना वॉलंटियर, जन अभियान परिषद, विधायक, सांसद, जन प्रतिनिधि और जिले का प्रशासनिक अमला वैक्सीनेशन के महाअभियान में जुटेगा, सीएम ने कहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें। नमस्कार।